और अच्छी और सच्ची खबरों में हम सबसे पहले बात कोरोना महामारी की कर लेते हैं। चीन और यूरोप में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उससे दुनिया के सामने एक बार फिर कोरोना का संकट खड़ा हो गया है। दुनिया में बढ़ते कोरोना संक्रमण और पिछले 3 सालों के ट्रेंड को देखें तो देश में कोरोना की चौथी लहर का आना तय माना जा रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि अस्पताल में कोरोना मरीजों के भर्ती होने की दर कम ही रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगले 30 से 40 दिनों तक लोगों को बहुत सतर्कता बरतनी होगी और कोरोना से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं कोरोना की चौथी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार भी पूरी तरह से तैयार है, ताकि अगर देश में फिर से कोरोना मरीज बढ़े तो उन्हें वक्त पर इलाज मुहैया कराया जा सके। कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने फिर बढ़ाई चिंता। देश में गहराई चौथी लहर की आशंका। अगले 40 दिन देश के लिए बेहद अहम, ये चेतावनी एक्सपर्ट की ओर से दी गई है, जिनके अनुसार जनवरी महीने में देश में कोरोना मरीज तेजी से बढ़ सकते हैं। इस समय चीन, जापान और अमेरिका समेत यूरोप के कुछ देशों में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा खराब हालात चीन में है, जहां अस्पताल कोरोना मरीजों से पटे पड़े हैं और शमशानों में शवों का अंबार लगा है, क्योंकि वहां जीरो कोविड पॉलिसी हटाए जाने के बाद हालात और भयावह हो गए हैं। लेकिन चीन सही आंकड़े पेश नहीं कर रहा है। ऐसे में दुनिया के सामने एक बार फिर महामारी का संकट खड़ा हो गया है और अब भारत में भी चौथी लहर को लेकर आशंका जताई जाने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि जब पूर्वी एशिया में कोरोना बढ़ता है तो उसके 30-35 दिन बाद भारत में भी नई लहर शुरू हो जाती है। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि कोरोना चीन, जापान, कोरिया, ब्राजील, अमेरिका होते हुए साउथ एशिया पहुंचता है और ऐसे में इस ट्रैवल हिस्ट्री में करीब 35 से 40 दिन का समय लग जाता है। इसीलिए लगातार केंद्र सरकार ये कोशिश कर रही है कि अभी के हालात भले ही आपको सामान्य नजर आ रहे हों, अभी केसेस कम हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में केसेस अगर बढ़ते हैं तो ऐसे में तैयारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आसपास के देशों में जिस तरीके से लगातार कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में भारत कितना ज्यादा तैयार है उसकी प्रिपरेशन पहले से की जा रही है। देश में कोरोना की पिछली 3 लहरों का ट्रेंड भी ये बताता है कि कैसे धीरे धीरे कर मामले बढ़ते हैं और फिर अचानक से संक्रमण तेज हो जाता है। कमोबेश कुछ ऐसा ही इस बार भी देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले आंकड़ों के अनुसार एक हफ्ते में देश में कोरोना के मामलों में 21% से ज्यादा का उछाल दिखाई दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 14 से 20 दिसंबर के बीच देश भर में कोरोना के 1083 केस सामने आए थे, जबकि 20 से 27 दिसंबर के दरमियान 1317 मामले सामने आए हैं। हालांकि 14 से 20 दिसंबर के बीच 18 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, तो वहीं 20 से 26 दिसंबर के बीच 16 मौतें हुई हैं। लेकिन मौत के इन आंकड़ों में कुछ पुरानी मौतें भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, देश में कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 22 दिसंबर तक एक्टिव केसेस की संख्या 3380 थी, जो 27 दिसंबर तक बढ़कर 3468 पर पहुंच गई। इस बार ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 संक्रमण बढ़ा रहा है। ये सब वेरिएंट कहीं ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है, क्योंकि इससे संक्रमित व्यक्ति 16 लोगों को संक्रमित कर सकता है। देश में ये सब वेरिएंट कुछ महीनों से मौजूद हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने एहतियातन बीते कुछ दिनों से जरूरी कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। एक तरफ जहां विदेश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर रैंडम जांच शुरू कर दी गई है, तो वहीं 3 दिन पहले देश भर के कोरोना अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी की गई थी, ताकि अगर नौबत पहली, दूसरी और तीसरी लहर जैसी आती है तो हालात पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सकता है। हालांकि कहा जा रहा है कि अगर नई लहर आती है तो अस्पताल में कोरोना मरीजों के भर्ती होने की दर कम ही रहेगी। यही वजह है कि राज्य सरकारों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं
कि वो अपने यहाँ बेड की संख्या को ज्यादा बढ़ाएं। साथ में ये ध्यान रखें कि बूस्टर डोज जिसको नहीं लगी है उनको जागरूक करके बूस्टर डोज लगवाई जाए। साथ साथ ये भी ध्यान दिया जाए कि हेल्थ सुविधाओं की अभी स्थिति क्या है, अगर उनको बेहतर किया जा सकता है तो उसके लिए भी प्रयास किए जाएं। तो जो आने वाले दिन है उसकी प्रिपरेशन के लिए लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार प्रयास कर रही है कि अगर आपात स्थिति आए तो ऐसे में तैयारियां पूरी हों और किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन जरूरी है कि लोग भी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 से बचने के लिए अगले 40 दिनों तक कोविड नियमों का पालन करें और बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये जानना भी जरूरी है कि क्या ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 हमारे देश के लिए ज्यादा खतरनाक है। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का इस सब वेरिएंट को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। मेरा यह मानना है कि हमें सतर्क रहना है, लेकिन कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। हमें इस नए वेरिएंट के बारे में ये पता है कि दो चीजें ये करता है। जैसे आपने दिखाया कि ये ज्यादा जल्दी फैलता है, कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, इसलिए ज्यादा लोगों को ये एक व्यक्ति ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है। दूसरा, इस वेरिएंट में कुछ हद तक इम्यून एस्केप मैकेनिज्म भी है, जिससे जिन लोगों को पहले वैक्सीन लग चुकी है या पहले कोविड हो चुका है उनमें भी फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन हमने ये देखा है कि हमारे देश में जिनको पहले से इन्फेक्शन हो चुका है या जिन लोगों ने वैक्सीन लगा चुके हैं, उनमें ये जो वेरिएंट है ये सीरियस इलनेस नहीं कर रहा, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा रहा, डेथ्स नहीं हो रही हैं। तो हमारे इस वेरिएंट से नए केसेस हो सकते हैं, केसेस बढ़ भी सकते हैं। लेकिन जैसे हमने पिछले साल देखा था कि एकदम हॉस्पिटल में एडमिशन बढ़ जाएंगी या डेथ्स बढ़ जाएंगी, ऐसी सिचुएशन नहीं लगता कि हमारे यहाँ देश में होगी। कोरोना के नए वेरिएंट का डर कहें या फिर सरकार की अपील का असर, बीते कुछ दिनों में बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। राज्यों की मांग पर केंद्र सरकार वैक्सीन मुहैया करा रही है। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या बूस्टर डोज इस नए वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। अभी जो वैक्सीन हमारा चला है वो BF.7 के ऊपर पूरा 100% इफेक्टिव नहीं है, पार्शियली इफेक्टिव है आप बोल सकते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इंडिया में भी और जापान में भी जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड डोज लगा था वो काफी पहले लगा था, और जो प्रिकॉशनरी वैक्सीन हमने दिया वो भी पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों को 8 से 12 महीने हो चुके हैं। सो अब चौथी वैक्सीन डोज की जरूरत है यहाँ पे बहुत ज्यादा। वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी भी काफी लो हो चुकी है सोसाइटी की, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सोशल हर्ड इम्यूनिटी, जो वेव्स को फैलने में रोकता है। इंडिविजुअल को तो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन सोशल हर्ड इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें मास का हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं हम। और मास के हर्ड इम्यूनिटी को नापने का सबसे आसान तरीका है कि 5000 लोगों पे हम सैंपलिंग करें और कोविड IgG का लेवल देखें, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। वैसे लोगों में भी देखें जिनको कि प्रिकॉशनरी डोज पड़ा है वैक्सीन का और जिनको नहीं पड़ा है। तो इससे सोसाइटी का हर्ड इम्यूनिटी पता चलेगा, तब हम बात करेंगे कि वैक्सीन का इफेक्ट या हर्ड इम्यूनिटी जो इन्फेक्शन से हुआ है वो इसको रोक पाएगा कि नहीं। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों पर अगले हफ्ते से सख्ती बढ़ाई जाने की तैयारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले यात्रियों के लिए 1 जनवरी 2023 से नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इन यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी 72 घंटे पुरानी नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज शाम देश की फार्मा कंपनियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए दवाओं की स्थिति की समीक्षा की गई और फार्मा कंपनियों को कोविड दवाओं सहित सभी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने को कहा गया। अब बात चुनाव आयोग के उस सौगात की जो अपने राज्यों से दूर दूसरे राज्यों में नौकरी, कामकाज, शादी या शिक्षा की वजह से रह रहे लोगों को मिल सकती है। जी हां, आपको बता दें कि जो चुनाव क्षेत्र से बाहर रहने के कारण चुनावों में मतदान नहीं कर पाते, ऐसे वोटरों की संख्या हजारों या फिर लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। चुनाव आयोग के मुताबिक 2019 के आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव में 30 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। मतदान करने
अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाने वाले मतदाताओं से जुड़ी इसी आंकड़े ने चुनाव आयोग को उनको नया विकल्प देने के लिए मजबूर कर दिया है। उसी का नतीजा है कि इलेक्शन कमीशन ने घर से दूर रहने वाले मतदाताओं के लिए रिमोट ईवीएम तैयार करवाई है, जिसकी मदद से राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाताओं को अपने घर नहीं आना पड़ेगा। हालांकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से इसका डेमोन्स्ट्रेशन बाकी है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अगले महीने की 16 तारीख यानी कि 16 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों को बुलाया है। आज से ठीक 18 दिनों बाद सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने रिमोट ईवीएम का लाइव डेमो होगा। फिर कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों को लेकर राजनीतिक दलों के विचार भी मांगे जाएंगे। 31 जनवरी तक सभी पार्टियों की राय या फिर सुझाव मिल जाने के बाद ही चुनाव आयोग रिमोट ईवीएम से जुड़ी व्यवस्था को लागू करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएगा। हालांकि अब भी ऐसे कई सवाल होंगे जो मतदाताओं को परेशान कर रहे होंगे। ऐसे ही सवालों का जवाब आज मैं आपको दूंगी। आपको बता दें कि कई लोग अब तक ये मान चुके होंगे कि रिमोट ईवीएम का मतलब घर बैठे ही वोट डालने की सुविधा होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन कमीशन की सुविधा का लाभ उठाने के लिए मतदान के दिन इच्छुक वोटर्स को पहले से तय जगह पर पहुंचना होगा ताकि वो मतदान कर सके। लोगों के मन में ये भी सवाल हो सकता है कि एक रिमोट ईवीएम से कितने चुनाव क्षेत्रों में मतदान कराया जा सकता है। रिमोट ईवीएम की सबसे खास बात यह है कि इस एक मशीन से 72 अलग अलग चुनाव क्षेत्रों के लिए मतदान कराया जा सकता है। यही वजह है कि रिमोट ईवीएम को मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट ईवीएम भी कहा जा रहा है, जबकि फिलहाल चुनावों के लिए जो ईवीएम मौजूद है उसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही चुनाव क्षेत्र के लिए हो सकता है। एक और सवाल हो सकता है कि आखिर इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा। तो इस नए ईवीएम का फायदा उन नागरिकों को मिलेगा जो अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर रहने के कारण चुनावों में हिस्सा नहीं ले पाते। माना जा रहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए चुनाव में लोगों की भागीदारी को काफी हद तक बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। 2023 में जम्मू कश्मीर के अलावा देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और राजस्थान जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव भी होंगे। देश में 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना घर और शहर छोड़कर दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। रिमोट ईवीएम से जुड़ी व्यवस्था लागू होने पर इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो मतदान के दौरान अपने गृह राज्य या मतदान क्षेत्र से बाहर होते हैं और चाहकर भी चुनाव में अपना बहुमूल्य वोट नहीं डाल पाते। हालांकि रिमोट ईवीएम का लागू होना डेमो, राजनीतिक दलों और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े लोगों की राय पर भी निर्भर करता है। जिस तरह से चुनाव आयोग इस नई पहल को अंजाम देने में जुटा है, उसकी तारीफ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी भी कर रहे हैं। वो इस पहल को लोकतंत्र में भागीदारी के अलावा मतदाताओं की अहमियत बढ़ने से भी जोड़कर देख रहे हैं। पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात की हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा ने। यही वजह है कि अब चुनाव आयोग ने इस पर पहल करते हुए आरवीएम यानी कि रिमोट वोटिंग मशीन की शुरुआत करने का फैसला किया है। पहले जो है चुनाव आयोग तमाम राजनीतिक दलों को इसका डेमो देगा और हो सकता है कि बहुत जल्द ये अधिकार आम लोगों को प्राप्त हो सके। एसवाई कुरैशी पूर्व चुनाव आयुक्त मेरे साथ हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये कि इसे आप कैसे देखते हैं, कितना बड़ा ये फैसला आप मानते हैं? ये बहुत बड़ा फैसला है और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स के वोटिंग राइट के बारे में बहुत अरसे से चर्चा हो रही थी और खासतौर से 2011 में जब नॉन रेजिडेंट माइग्रेंट्स को जो अमरीका, दिल्ली, इंडिया के बाहर जाते हैं उनको वोटिंग राइट दिया गया था। उस वक्त ये डिबेट हुई थी कि डोमेस्टिक माइग्रेंट्स को क्यों नहीं, दिल्ली से आप लंदन चला जाएं तो आप वीआईपी और पटना से दिल्ली आ जाएं तो कोई पूछेगा नहीं। तो उस वक्त ये बहुत डिबेट हुई थी और जब से ये मसला और उससे पहले से भी इलेक्शन कमीशन के सामने रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर एक सोल्यूशन एक निकाला है, एक ऐसी मशीन बनाई है जो मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी मशीन होगी। हालांकि इसमें रिमोट वोटिंग, क्योंकि रिमोट वोटिंग तो हमारी अभी प्रचलित है ही नहीं। जिस देश में पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जो 40 साल से चल रही है, उस पर 40 साल से उसके ऊपर डिस्प्यूट भी चल रहे हैं, लीगल डिस्प्यूट चल रहे हैं
कितनी इसकी एक्सेप्टेंस होगी, ये देखने की बात है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये बड़ा अच्छा किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया है कि भाई हम आपको डेमो देंगे और उसके बाद आप डेमो के बाद आप हमको रिटन में अपनी कमेंट दीजिए और आपके कोई प्रश्न है तो वो हमें मेंशन कीजिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो मैं समझता हूँ ओनली जब कंसेंसस होगा, जैसा कि उनके नोटिफिकेशन से लग रहा है कि कंसेंसस पे बेस्ड ही कोई डिसीजन होगा, तो ये अच्छा होगा। हालांकि इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि माइग्रेंट को वोटिंग राइट होता नहीं था। माइग्रेंट को वोटिंग राइट तो आज भी है। ओनली थिंग उसमें ये थी कि अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह गए और वहां आप 6 महीने से ज्यादा रहेंगे तो आपको वहां पे नाम अपना डलवाना पड़ेगा और पुरानी जगह से कटवाना पड़ेगा। और उसमें भी एक और समस्या एक जमाने में होती थी कि पुरानी जगह से कटवाना भी वोटर की जिम्मेदारी होती थी। अब आप त्रिवेंद्रम से दिल्ली आ गए, वहां पे कौन आपकी सुनेगा, नाम नहीं काटता। और 2 जगह नाम होना कानूनी जुर्म है, कानूनी अपराध है। तो ऐसी सूरत में बेचारे वोटर क्या करते, तो हमने इलेक्शन कमीशन ने ये काम आसान कर दिया था कि भाई आप नए जगह जब आप जाएं तो आप एप्लीकेशन डालिए कि अब मैं यहाँ पे हूँ, मेरा नाम डाला जाए और पुराना मेरा एड्रेस ये था वहां से कटवाया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने ये जिम्मेदारी अपने पे ले ली थी, जो अच्छा किया था। तो लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोग अपने घर जाके वोट देना पसंद करते थे। वैसे अगर सिर्फ दिल्ली की ही बात करें तो यहां प्रवासी लाखों में हैं, जिनमें बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए लोगों की संख्या ज्यादा है। फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो यहां मतदान नहीं कर पाते क्योंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग की पहल उनको दिल्ली में ही रहते हुए मतदान करने का मौका थमा देगी, जिसकी वजह से दिल्ली में रहने वाले कई प्रवासियों ने भी चुनाव आयोग के इस प्रयासों की तारीफ की है। हम लोग कई बार वोट नहीं दे पाते, आम आदमी वो अपने मत का अधिकार, जो मत अधिकार है उनका, वो नहीं डाल पाते क्योंकि वो रहते यहाँ पे और उनका वोटर आईडी कार्ड है यूपी का। अब वो नहीं जा पा रहे वहाँ पे, किसी कारणवश नहीं है उनके पास समय, तो वो अगर वहाँ पे वोट दे दे तो इससे ये होता कि आम नागरिक भी जो है देश का, वो अपने मत का अधिकार का प्रयोग कर सकता है। बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय फैसला है, क्योंकि मैं अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ दिल्ली आऊँ, एग्जाम था मेरा एक, तो वहाँ जैसे मैं रहता था, मैं हूँ विधानसभा चुनाव हुआ, मेरा एग्जाम चल रहा था उस टाइम, और इलाहाबाद में उस समय चुनाव चल रहा था। मैं इलाहाबाद में वोट नहीं दे पाया, मैं मतलब वोट नहीं दे पाया। लोग दूसरे राज्यों में रहते थे तो अपने राज्य में जाकर वोट नहीं डाल पाते थे, इसलिए वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा और सभी लोग अपना मत का प्रयोग भी अच्छे से करेंगे। तो इतने सारे लोग तो दिल्ली में ही रहते हैं, उनको भी वोटिंग का अधिकार मिलेगा, इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और आज़ादी के बाद सबसे बड़ा जो स्वतंत्रता के बाद हमें अधिकार मिला है वो वोटिंग का ही मिला है। और वोटिंग से ही सत्ताएं बदलती है और सत्ताओं से ही एक व्यवस्था परिवर्तन होती है, कोई भी सरकार आए। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छी पहल है इलेक्शन कमीशन की, मैं स्वागत करता हूँ इसका। घने कोहरे ने सिर्फ आम जनजीवन पर ही असर नहीं डाला है, सीमा सुरक्षा को भी पेचीदा बना दिया है। घने कोहरे की आड़ में दुश्मन देश कोई हिमाकत ना करे, इसके लिए पंजाब से लगे इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने निगरानी कड़ी कर दी है। बीएसएफ के इसी सुरक्षा चक्रव्यूह पर पेश है हमारी संवाददाता कमलजीत संधू की ये ग्राउंड रिपोर्ट। अमृतसर में ये पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाके की तस्वीरें हैं। रात घिर आई है, कोहरे की मोटी चादर बिछने लगी है। इस सर्द मौसम में पूरी गर्मजोशी के साथ बीएसएफ के ये जवान सरहद की हिफाजत में जुटे हैं। हर मौसम, हर हालात का सामना करने के लिए तत्पर और मुस्तैद। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन उसी बीच में लगातार ड्रोन गतिविधि बढ़ती हुई। इस वक्त हम हैं अमृतसर के इंटरनेशनल बॉर्डर पे, जहां पे सबसे ज्यादा ड्रोन की गतिविधि देखी गई है। 250 ड्रोन की एंट्री स्पॉट की गई है इस पूरे बॉर्डर पर। लेकिन अगर हम अमृतसर की ही बात करें, तकरीबन 60 ऐसे इंट्रूजन हैं जो कि पाए गए हैं। और लगातार आप देख सकते हैं कि कोहरा छाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इस कड़ाके की ठंड में बीएसएफ के जवान मुस्तैद हैं। टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से एंटी ड्रोन उस तरह से सक्षम हो ताकि ड्रोन्स को गिराया जा सके। अपने आप में जितने ये जवान हैं सक्षम हैं कि अपने कानों से सुने पेट्रोलिंग के समय किसी तरह की ड्रोन की आवाज और उसे एकदम न्यूट्रलाइज कर दें। अगर हम बात करें, जैसे आप देख सकते हैं कि मध्य रात हो रहा है और टैक्टिकल मूव कर रहे हैं।
बीते वक्त में भारतीय सुरक्षा बल की चुनौतियां बढ़ी हैं। अब पड़ोस से ड्रोन की नापाक गतिविधियां भी काफी बढ़ गई है। इनके जरिए ड्रग्स और आतंकी साजो सामान भेजने की साजिशें की जाती हैं। घने कोहरे की आड़ में ऐसी मूवमेंट्स बढ़ने का अंदेशा बना रहता है। इसे देखते हुए बीएसएफ ने सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया है। जैसे कि आपको पता है कि बीएसएफ हर मौसम में तैयार। अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि विजिबिलिटी बहुत कम है फॉग की वजह से। ये एनुअल फिनोमिना है, लेकिन हमारी तैयारी उसी हिसाब से रहती है। हम अपनी बॉर्डर पे गश्त और हमारी पिकेटिंग बढ़ा देते हैं। आपने कहा कि हर साल होता है, लेकिन जितनी ड्रोन एक्टिविटी इस साल देखी गई है उससे पहले तो इतना नहीं देखा गया है। तो एक गेम चेंजर की तरह है। आप लोग चाहे टेक्नोलॉजी है, चाहे मॉडर्न वेज हो या परंपरागत तरीके हैं, किस किस तरीके से इसको काउंटर कर रहे हैं? देखो, जो हमारी ग्राउंड डोमिनेशन तो हमारी प्राइम टास्क है, वो हम करते हैं। बाकी जो ड्रोन की गतिविधि होती है वो हमें नोटिस करते हैं, हमारे लड़के हैं, वो उसको डिटेक्ट करते हैं और काउंटर एक्शन ड्रिल करते हैं। और डेप्थ एरिया में हम लोग ऑपरेशन करने के बाद उसकी गतिविधि को ऑथेंटिकेट करते हैं। और जो हमें सामान मिलता है, ड्रोन भी गिराए हैं हमने पिछले 6 महीने में मोर देन 5। और जो कॉन्ट्राबैंड आइटम्स आते हैं उनको भी हम लोग सीज करते हैं। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर यूं तो सीमा के सजग प्रहरी दिन रात चौकस रहते हैं, लेकिन इस सर्द मौसम में इनका काम बढ़ जाता है। ड्यूटी पर चाहे जैसा भी मौसम हो, हर मौसम के हर हालात के लिए हम तैयार रहते हैं, हर समय तैयार रहते हैं। ड्रोन को पैट्रोलिंग करते हुए सबसे ज्यादा कानों से उसकी आवाज को ट्रैक करते हैं। उसके बाद जो भी कार्रवाई है उसको अंजाम देते हैं। महज सीमा की सुरक्षा ही नहीं, बीएसएफ इस इलाके को नशा मुक्त और आतंक मुक्त बनाने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर भी काफी काम कर रही है। पूरा देश जब नए साल के जश्न की तैयारी में जुटा है, तब सरहद के ये प्रहरी इस सर्द मौसम में 24 घंटे बॉर्डर की हिफाजत में जुटे हुए हैं, ताकि हम बेखौफ होकर जश्न मना सके, बेफिक्र होकर अपने घरों में चैन की नींद सो सके। वैसे आपको बता दें कि बीएसएफ का महिला दस्ता भी सीमा की सुरक्षा में बराबरी का योगदान दे रहा है। इन महिला प्रहरियों का जोश और जज्बा भी कमाल का है, बेमिसाल है। हमारी संवाददाता कमलजीत संधू ने सीमा पर तैनात लेडी ब्रिगेड से खास बातचीत की है। हम पेट्रोलिंग करते हैं नाइट में, कानों से उसकी आवाज को सुनते हैं। जैसे ही हमें पता चलता है, हम आगे अपने कमांडर को इसकी रिपोर्ट करते हैं, फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। महिलाओं ने भी ड्रोन गिराया है हाल फिलहाल में। किस तरह से देखते हैं कि महिलाओं का योगदान है बीएसएफ में? महिलाएं भी बराबर की ड्यूटी कर रही हैं। जितनी ड्यूटी पुरुष इस टाइम पे कर रहे हैं, उतनी ड्यूटी अभी महिलाएं भी कर रही हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्या चैलेंजेस हैं एक महिला सोल्जर के लिए? मेरा नाम सपना है। तो हम 6x6 ड्यूटी करते हैं, व्हीकल पेट्रोलिंग करते हैं, और इस कड़ी ठंड में देश के लिए हम तैनात हैं। घर वालों की याद नहीं आती आप लोगों को? या क्योंकि एक प्रोफेशनल सोल्जर है, आप लोगों को समय मिलता है दोनों घर का और यहाँ पे संभालने का? जी, हमें समय पूरा मिलता है। यहाँ ड्यूटी के अलावा हमें 6 घंटे मिलते हैं, जिससे हम अपने आराम से घर पे बात कर सकते हैं। घर वालों की याद तो आती है, लेकिन ड्यूटी पहले, घर वाले बाद में। जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे तो सोचा था इतना टफ होगा, या आपको लगता है कि ज्यादा महिलाओं को आना चाहिए? हाँ, जरूर आना चाहिए। ट्रेनिंग हमको इसी तरीके से दी गई है कि हम मेंटली और फिजिकल दोनों तरह से तैयार होते हैं यहाँ पे बॉर्डर को संभालने के लिए। कितना गौरव होता है कि महिलाओं ने ड्रोन गिराया है? बहुत गर्व की बात है ये। हमें जब से ट्रेनिंग दी गई है, उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हर लड़की को फोर्स में आना चाहिए देश की सेवा के लिए। तो एक उम्दा बात कही है, लेकिन आपको बता दें कि हाल फिलहाल में जब ड्रोन एक्टिविटी हुई उसमें 2 महिलाएं हैं जिन्होंने ड्रोन को गिराया। लेकिन जाहिर सी बात है, ह्यूमन इंटरवेंशन तो है ही, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बीएसएफ लगातार कर रही है। और क्योंकि अब नए साल का आगमन होने वाला है, ड्रोन की गतिविधि बढ़ गई है और उस चुनौती का सामना पुरुष और महिला बीएसएफ जवान दोनों ही कर रहे हैं। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, अमृतसर बॉर्डर।
चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की आज जयंती है। सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह का अहम योगदान है। देश भर में उनका जन्मोत्सव प्रकाश पर्व के तौर पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में देश भर के गुरुद्वारों में शानदार रौनक देखने को मिल रही है। लोग गुरुद्वारों में अरदास कर रहे हैं और गुरु जी के संदेशों को याद कर रहे हैं। सिख समुदाय का महान पर्व प्रकाश पर्व। प्रकाश पर्व जो मन की बुराइयों को दूर करता है, हर तरफ रोशनी फैलाता है, बुराई का अंधेरा मिटाकर अच्छाई और सच्चाई से प्रकाशित करता है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन प्रकाश पर्व के तौर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर देश ही नहीं दुनिया भर के गुरुद्वारे रोशनी से जगमगा रहे हैं। श्रद्धालु उत्साह और उल्लास के रंग में रंगे हैं। कानों में अमृत रस घोलती गुरबाणी गूंज रही है। देश भर में श्री गुरु गोविंद सिंह की 356वीं जयंती का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रकाश पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिख रहा है। आज सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन है। हम मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में और तस्वीरें आपको यहां से दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज तमाम लोग गुरुद्वारे पहुंच रहे हैं, यहां पर अरदास कर रहे हैं और गुरु गोविंद सिंह जी की बताई हुई बातों को, उनकी शिक्षा को याद कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और कहा यह जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी और उन्होंने ही सिखों की सबसे महत्वपूर्ण चीज 5 काकर, ये उन्होंने सिखों को बताया था और उन्होंने ही उसे धारण करने का आदेश दिया था। 5 काकर यानी कि सिखों को बाल, कड़ा, कच्छा, कृपाण और कंघा धारण करने का आदेश गुरु गोविंद सिंह जी ने ही दिया था। अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब में श्रद्धालुओं का जत्था उमड़ रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर श्री हरमंदिर साहिब में उत्सव का माहौल है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां आ रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं और कड़ाके की ठंड के बावजूद गुरुद्वारे के पवित्र सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं। समूह संगतां नूं गुरु गोबिंद सिंह जी के अवतार पुरब की लख लख बधाई होवे। जिहड़ा कोरोना का डर आया वो तो मालक निजात दवाई। पूरा देश आज 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के त्याग और बलिदान को याद कर रहा है। ये बलिदान देने वाले, ये जो इतिहास है हमेशा 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 के लिए इतिहास में जो ये पृष्ठ हैं, ये पन्ने हैं, स्वर्णाक्षरों में रहेंगे, हमेशा अक्षरों में लिखे जाएंगे। और ये सेक्रीफाइस भारत के लिए बहुत ही अनंत काल के लिए गौरव की चीज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरु गोविंद सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया और लिखा, गुरु गोविंद सिंह जी का अद्वितीय साहस आने वाले वर्षों में लोगों को प्रेरित करता रहेगा। प्रकाश पर्व के पवित्र अवसर पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी को नमन करता हूं और मानवता की सेवा में उनके योगदान को याद करता हूं। सिख गुरु परंपरा केवल आस्था और आध्यात्म की परंपरा नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का भी प्रेरणा पुंज है। आप गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन यात्रा को भी देखिए। उनका जन्म पूर्वी भारत में पटना में हुआ। उनका कार्यक्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी अंचलों में रहा और उनकी जीवन यात्रा महाराष्ट्र में पूरी हुई। गुरु के पंच प्यारे भी देश के अलग अलग हिस्सों से थे और मुझे तो गर्व है कि पहले पंच प्यारों में एक उस धरती से भी था, द्वारिका से, गुजरात से, जहां मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला। व्यक्ति से बड़ा विचार, विचार से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र प्रथम का ये मंत्र गुरु गोविंद सिंह जी का अटल संकल्प था।
गुरु गोविंद सिंह जी ने मानव कल्याण के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। प्रकाश पर्व का ये खास मौका गुरुजी के बताए रास्ते पर चलने और उनके संदेशों को याद करने का है। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मानवता के इतिहास में गुरु गोविंद सिंह जी से बड़ा बलिदानी धर्म योद्धा दूसरा नहीं हुआ है। मुगल आक्रामकताओं के अत्याचार का विरोध करने की वजह से उनके पूरे परिवार को शहादत देनी पड़ी। गुरु गोविंद सिंह के 7 और 9 साल के मासूम बेटों की रगों में भी पिता का बलिदानी लहू बहता था। इसलिए दोनों मासूमों ने जिंदा दीवार में चुन जाना स्वीकार कर लिया, लेकिन धर्म की राह छोड़ने से इनकार कर दिया। धार्मिक मूल्यों और मजलूम इंसानों की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने न सिर्फ खुद के लिए वीरगति चुनी, बल्कि अपने चारों बेटों को भी धर्म की राह पर न्यौछावर कर दिया। और यही वजह है कि सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह को सरबंस दानी भी कहा जाता है। दिसंबर 1905 में चमकौर की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह के 2 बड़े बेटे अजीत सिंह और जूझार सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद गुरु साहब के दोनों छोटे बेटों 9 साल के बाबा जोरावर सिंह और 7 साल के बाबा फतेह सिंह को सरहिंद के सूबेदार वजीर खान ने पकड़ लिया। वजीर खान ने गुरु साहब के दोनों मासूम बेटों के सामने अपना धर्म बदलने पर जान बख्श देने की शर्त रखी, लेकिन 7 और 9 साल के दिलेर बच्चों ने इससे साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों मासूम बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। मानवता के इतिहास में आपको इस तरह का बलिदानी परिवार शायद ही दूसरा मिले। गुरु गोविंद सिंह जब महज 9 साल के थे तो उनके पूज्य पिता और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की मुगल शासक औरंगजेब ने बेरहमी से हत्या करवा दी। गुरु गोविंद सिंह की माताजी भी वीरगति को प्राप्त हुई। इसके बाद छोटी उम्र में ही गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु बन गए। छोटी उम्र में ही गुरु गोविंद सिंह जी साहसी और कुशल योद्धा बन गए थे। उन्होंने बचपन में ही तीर कमान, तलवार, भाला चलाना सीख लिया था। सिख धर्म और खालसा पंथ की पहचान बन चुका पंच ककार गुरु गोविंद सिंह की ही देन है। गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों को केश, कंघा, कृपान, कड़ा और कच्छा धारण करने का आदेश दिया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे। उन्होंने अपने जीवन काल में ही सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानने का आदेश दे दिया था, और यही वजह है कि उनकी शहादत के बाद गुरु परंपरा पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में हमेशा के लिए समाहित हो गई। और हर साल गुरु गोविंद सिंह को धूमधाम से उनके इस प्रकाश पर्व को मनाया जाने लगा। आपको अमृतसर में प्रकाश पर्व के जश्न की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अमृतसर में श्रद्धालुओं ने दीपमाला की और आतिशबाजी की। देखिए अमृतसर से हमारे संवाददाता अमित शर्मा की एक खास रिपोर्ट। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आज बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाया जा रहा है। सुबह से ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा इसके अच्छे इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं के लिए रहने की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि आज के दिन दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचते हैं। तो इस समय हम सचखंड श्री हरमंदिर साहिब की परिक्रमा में मौजूद है और आपको नजारा दिखाना चाहेंगे। इस बार अभी श्रद्धालुओं द्वारा जो दीपमाला लगातार की जा रही है, क्योंकि प्रकाश पर्व के दिन है जो दीपमाला श्रद्धालुओं की तरफ से की जाती है। और जो सचखंड श्री हरमंदिर साहिब को भी आज दुल्हन की तरह सजाया गया है। सो अगर पूरे दिन की बात करें तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा आज सुबह से ही यहाँ पर कीर्तन किए जा रहे थे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो हम दिल्ली से आए, अपने परिवार सहित आए हैं, और यहाँ पे एसजीपीसी का जो अरेंजमेंट है बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट है यहाँ पे। अभी आतिशबाजी भी हुई है। सो खास तौर पे यहाँ पे पहुंचे हैं? जी हाँ, हम खास तौर पे इसी गुरुपुरब के उपलक्ष्य में यहाँ पे पहुंचे हैं ताकि हम गुरु जी की खुशियाँ प्राप्त कर सकें। हम दमदम साहब से आए हैं, तलवंडी साहब से। हाँ, प्रकाश दिहाड़ा कलगीधर पातशाह अज दे। हाँ जी। तो खास तौर से इस जगह ऐसे करके पूछे हो क्योंकि आज प्रकाश पर्व है, काफी इंतजार भी रहता है। हाँ जी, हाँ जी, इस करके। तो बिल्कुल खास तौर पर श्रद्धालु आज गुरुपुरब मनाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। और नज़ारा आप देख सकते हैं जो लाइटिंग की गई है, क्योंकि प्रकाश पर्व पर लाइटिंग की जाती है और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा इसके पहले से ही इंतजाम किए गए थे। तो श्रद्धालुओं को खास इसका इंतजार रहता है। आतिशबाजी भी की गई है, तो श्रद्धालुओं को खास इसका इंतजार रहता है। और खास तौर पर श्रद्धालु आज सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में लौकिक आतिशबाजी और लाइटिंग को देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। अमित शर्मा, अमृतसर।
के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर फिर से खुशियां आने वाली है। उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी का आज राजस्थान के नाथद्वार में रोका हुआ। श्रीनाथ जी मंदिर में अनंत का राधिका मर्चेंट के साथ पारंपरिक ढंग से रोका हुआ। सबसे पहले अनंत राधिका ने श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा पाठ की और फिर रोका सेरेमनी हुई। अंबानी परिवार ने शादी के बंधन में बंधने जा रहे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के सुखद भविष्य की कामना की। इस कार्यक्रम में परिवार के सदस्यों के अलावा कुछ खास दोस्त और मेहमान भी शामिल हुए। अंबानी परिवार में ये खुशी का दूसरा मौका है। हफ्ते भर पहले ही मुकेश अंबानी के घर बेटी ईशा अंबानी अपने जुड़वा बच्चों के साथ पहली बार आई थी। अब उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी का राधिका के साथ रोका हुआ है। फिलहाल अनंत अंबानी, आपको बता दें, रिलायंस ग्रुप में न्यू एनर्जी कारोबार की कमान संभाल रहे हैं। वो रिलायंस O2C और रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी के डायरेक्टर हैं। अनंत अंबानी को फरवरी 2021 में रिलायंस O2C का डायरेक्टर बनाया गया था। इससे पहले अनंत को जियो प्लेटफॉर्म्स और रिलायंस रिटेल वेंचर्स के बोर्ड में शामिल किया गया था। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की होने वाली पत्नी की अगर बात करें, राधिका मर्चेंट, तो राधिका मर्चेंट मुकेश अंबानी के करीबी दोस्त वीरेन मर्चेंट की बेटी हैं। वीरेन मर्चेंट एनकॉर हेल्थ केयर के सीईओ हैं। अनंत और राधिका ने साथ में पढ़ाई की है और दोनों पिछले कई सालों से दोस्त हैं। राधिका ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। इसके साथ ही राधिका एक फेमस क्लासिकल डांसर हैं और उन्होंने भारत के अलावा बाहर के देशों में भी क्लासिकल डांस प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया है। इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।